जम्मू कश्मीर में हुए 22 अप्रैल को पहलगाम घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और जिस तरह से लगातार सरकार और सुरक्षा बल इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और ख़ासतौर से हम बात करें उत्तराखंड की तो सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में भी लोगों की बहुत संवेदनाएं इस हमले के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल शम्मी सब्रवाल जी हैं जिन्होंने अपने लंबा समय जो है भारतीय सेना में दिया है और उसमें से एक लंबा टेन्योर जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालातों से लड़ते हुए दिया है। किस तरह की भावनाएं आती है सर अंदर से जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, ऐसा है कि लॉस ऑफ लाइफ जी। किसी की भी हो, जी। वो एक बड़ा जिसे कहते हैं दर्द की फीलिंग इवोक करती है। जी। और ये जिस तरीके से एक दर्दनाक वो हुआ है, तो मुझे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे कंपैरिजन में वही है जिस तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर जब जो सिविलियंस जो एंजॉय कर रहे थे उनके ऊपर जब अटैक किया था, ये वैसा ही है। उस समय भी मुझे दर्द हुआ, चाहे इजराइल मेरे मुल्क का नहीं है, लेकिन अगर तब मुझे दर्द हुआ तो आज तो उससे भी 100 गुना ज़्यादा ही है। और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है, ये भावना हर उस भारतीय की है जिसका कुछ भी थोड़ा सा भी अगर जिसे कहते हैं मानवता के साथ उसका लिंक है और फौज के साथ है तो और भी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत दर्द देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है। एंड दैट इज़ वाई आई फील कि ऐसे जो जब इंसिडेंट होते हैं तो आदमी चाहता है कि इसका जल्द से जल्द रिटेलिएटरी जवाब होना चाहिए। सैनिक जब भी कोई ऐसा हादसा देखता है या सुनता है तो वो सबसे ज़्यादा पीड़ा उसको होती है। एक सैनिक की सबसे मतलब जिसे क्या कहते हैं कि एक कंपल्शन है, दुख भी है लेकिन आंखों में आंसू नहीं ला सकता। वो एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ कि वो एक पीड़ा जो दर्द है लेकिन सीने में छुपाना पड़ता है। और यहाँ पर चूंकि मैं तो एक्स सर्विस जितने यहाँ पर हैं उनके साथ काफ़ी मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो वो जो आते हैं और जब मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं एक ही चीज़ कॉमन फैक्टर पाता हूँ कि उनके अंदर दर्द भी है, गुस्सा भी है, रोष भी है। वो चाहते हैं कि भाई जिसने ये किया उसको जल्द से जल्द उसको सबक सिखाया जाए। देखिए, वैसे तो मैं 1981 में कमीशन हुआ था और भिन्न भिन्न टाइम में मेरी पहली बात तो अगर हम JNK का ही लें तो मेरा जम्मू रीजन में 2 पोस्टिंग्स रही हैं और कश्मीर वैली में भी 2 पोस्टिंग रही हैं। एक पोस्टिंग 2000-2001 जबकि मैं ऑपरेशन ब्रांच में था। पीक ऑफ मिलिटेंसी का टाइम है जिसके बारे में थोड़ा आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। फिर 2005 से 2007 फिर मैं श्रीनगर में आया, प्लानिंग ब्रांच में था जहां पूरा ऑफेंसिव प्लान्स बनाई जाती हैं। तो ये तो था JNK का। और एक एस ब्रिग एडमिनिस्ट्रेशन 2009 से लेके 2011 तक का लगभग पौने 2 साल का टेन्योर मेरा असम में था, तेजपुर में था। वहाँ भी क्योंकि मिलिटेंसी रहती है वहाँ भी मैंने देखा। लेकिन अब चूंकि बात JNK की हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं 2000 और 2001 का जो टाइम था, वो 2 साल का जो टाइम था वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही पेनफुल होता था क्योंकि आए दिन कोई ना कोई मिलिटेंसी का कुछ ना कुछ इनकाउंटर होना। हमारे भी उसके बीच में जो हैं कई जवान शहादत पाते थे। तो और चूंकि मैं ऑपरेशन ब्रांच में था तो हर इंसिडेंट जो हुआ करता था, क्योंकि मैं ऑप्स ब्रांच में चाहे मैं लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक में था लेकिन मैं ऑप्स ब्रांच में हर उस ब्रीफिंग में होता था जब ये चीज़ें होती थीं। और एक एक इंसिडेंट को जब एनालाइज किया जाता था तो मैं देखता था कि देखो, जान हमारी जब किसी भी एक सोल्जर की जाती है तो बहुत दुख देती है। और उस समय का मैं आपको जो सबसे ज़्यादा जो पेनफुल वाला इंसिडेंट है वो है जो मैंने खुद जो जिसे एक नैरोली देखा या मिस किया, वो था 25 दिसंबर 2000 का। देखो, उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी और जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और जॉर्ज फर्नांडिस ने ही एक जो सबसे पहले जो एक ये ट्रेंड चलाई थी कि जो क्रिसमस जैसे त्यौहार पर वो हमेशा फौजियों के साथ गुजारते थे। तो 25 तारीख को सुबह वो सबसे पहले लेह लद्दाख में जाते हैं, वहाँ सैनिकों के साथ समय गुजारते हैं और उसके बाद उन्होंने श्रीनगर आना था। और मेरे बॉस ने ब्रीफिंग देनी थी तो ब्रीफिंग की तैयारी करने का काम मेरा था। तो मैं सुबह लगभग 8:30 बजे ये सारे कंप्यूटर लेकर अपनी टीम के साथ मैंने एयरपोर्ट की तरफ गया। मेरे जाने के मेरे ख्याल से 10 मिनट नहीं गुजरे होंगे
तो जो ये श्रीनगर का जो बीबी कैंट का जो मेन गेट है, उसके ऊपर जो एक हमारी सैनिक की जो टोली लगी हुई थी, जो अंदर बाहर जो भी सिक्योरिटी वाले जो हैं, वहाँ पर एक गाड़ी आई जो कि पूरा हाई एक्सप्लोजिव के साथ भरी हुई थी, और उसने आके उस गेट के साथ अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 13 जो जवान थे वो शहीद हुए और कई लोग घायल हुए। ये नंबर जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो नंबर्स हैं ये उसके साथ कंपेरेबल है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे बीबी कैंट के अंदर एक दुख का माहौल है, वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सामने की बिल्कुल सामने की आप ये समझिए कि आप एक गेट को क्रॉस करके जाते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है। अगर मैं 10 मिनट लेट होता तो शायद मैं आज आप लोगों के साथ नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि वैसे तो कहते हैं ना कि आर्मी की अपनी प्लान्स हमेशा तैयार रहती हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्लान आपने बनाई है, लेकिन समय के साथ कुछ चेंजेस होती रहती हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि आर्मी चीफ इस समय कश्मीर वैली में हैं, और अगर वो सीनियर लीडर्स के साथ मिल रहे हैं तो वहाँ चाय समोसा खाने तो गए नहीं हैं। हम हर कंटीजेंसी को तैयार करते हैं, और जो भी कमांडर्स वहाँ पे ऑन ग्राउंड हैं वो क्या करते हैं, वो वेरियस ऑप्शंस जो हैं वो आर्मी चीफ को देते हैं। जो देखो, ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि सीधा लाठी बजाना है। ऑप्शन है कि अगर इतना छोटा एक्शन लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, इतना उससे थोड़ा बड़ा करना है तो क्या कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो क्या कर सकते हैं, और अगर ऑल आउट वॉर में जाना है तो हमें तब क्या विकल्प करने चाहिए। ये सारे ऑप्शन डिस्कस होते हैं। देखो, अल्टीमेटली क्या है कि ऑप्शन कब लगेगा, किस स्केल में लगेगा, वही एक सरप्राइज होता है। कुछ ना कुछ होगा, ये पाकिस्तान को भी मालूम है कि कुछ तो होगा, लेकिन वो कब होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा और कहाँ होगा, इसी के ऊपर सारा सरप्राइज और सारा खेल उसी के ऊपर। देखो, ऐसा है कि एक चीज आप याद रखिए कि अगर एक चोर भी आपके घर में अगर एक बार एक दरवाजे से घुसा है ना, अगली बार उस दरवाजे से नहीं घुस सकता। ठीक है, इसीलिए जब उरी का हम किया था तो उस समय क्या था कि ग्राउंड्स पे गए थे। जब सेकंड टाइम जब पुलवामा का हुआ था तो पाकिस्तान यही सोच रहा था कि दोबारा यहीं से आएंगे। लेकिन देखो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ पे मैं मोदी जी को 100 में 200 नंबर देना चाहूँगा कि एयरफोर्स का यूज़ करना 1971 वॉर के बाद अक्रॉस द बॉर्डर अगर किया गया है तो ये पहली बार किया गया था। हमने कारगिल के समय भी हमने एयरफोर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि ये एक वॉर को एक दूसरे लेवल पे ले जाता है। और पाकिस्तान में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बालाकोट तक जो इतना डीप है कि वहां पर एयर स्ट्राइक होगी। लेकिन मोदी जी ने हुक्मनामा दिया, इंडियन एयरफोर्स ने उसको कर दिखाया। ठीक है, अब अगर हम कहें कि हम इन दोनों ऑप्शन को अब दोबारा लगा दें तो वो टेम्पलेट नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहला काम जो मोदी जी ने किया, जिससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ, वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एब्रोगेट करते हैं। देखो, बाकी सब चीज़ें जो है ना वो सिर्फ ठीक है, आपका स्टाफ 50 का था 35 पे रह गया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हमने एब्रोगेट किया है। वो मिलिटेंट्स के घर तो अपने आप ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे, मेरे हिसाब से जो खबर आई है वो ये है कि उन मिलिटेंट्स के घर जब फोर्स गई तो वहाँ उन्होंने कुछ सस्पिशियस पाया तो वो घरों से बाहर आ गए, और उसके बाद ये घर जो हैं वो ब्लास्ट हुए। इसका मतलब उन्होंने कोई टाइमर के साथ, कुछ सेंसर के साथ आईडी कुछ लगा रखी थी कि जब इंडियन फोर्सेस अंदर जाएंगी तो ये घर उड़ेंगे तो उसके साथ फोर्सेस को डैमेज होगा। लकीली कोई डैमेज नहीं हुआ। तो अब देखो, चीज़ क्या हो जाती है, चीज़ ये हो जाती है कि हर आदमी इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट इन चीज़ों में नहीं मिलते। लेकिन अगर बैटल इंडिकेटर्स को रीड करो, इंडस वाटर ट्रीटी से ऑलरेडी पाकिस्तान में लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि इंटरनल जो वहाँ की इंटरनल स्थिति, क्योंकि हम जब तक देखो, हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन जो वहाँ से एक जो रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि पानी की वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो थी ही, उसके साथ साथ ये जो पानी जो आ रहा था, इसमें पंजाब से
ये अपना जो इनका चोलिस्तान डेजर्ट वगैरह के एरिया में पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि वही वहाँ की तानाशाह है, उन्होंने सोचा कि हम पानी को थोड़ा डाइवर्ट करें, इधर लेके आएंगे तो यहाँ हम अपने जो फौजी हैं उनके लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यहाँ खेती करेंगे। अब चीज़ ये है कि अगर मैं अपना पानी यहाँ से आपकी तरफ डाइवर्ट कर देता हूँ तो आगे सिंध प्रोविंस को क्या होगा, वहाँ पहले ही पानी की प्रॉब्लम है। तो वहाँ ऑलरेडी सिंध वालों ने वहाँ धरने लगाने शुरू कर दिए हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये कहें कि भाई जो मिलिटेंट करके गया उसको एकदम मार दो, तो वो नहीं हो सकता। उसके लिए मैं आपको 1972 का एक इंसिडेंट बताता हूँ। म्यूनिक ओलंपिक्स हुए थे, जिसमें इजराइल के जो एथलीट थे उनको पीएलओ के जो इनकी जो टेररिस्ट जो थे, उन्होंने उनके ओलंपिक्स जो ओलंपियंस आ रखे थे उनको कोल्ड ब्लड में मारा था। ऐसे सिमिलर सिचुएशन थी। और उसके बाद इजराइल की जो मोसाद, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने क्या किया, उसने एक एक को आइडेंटिफाई किया कि कौन है। और देखो, मैं तो छुप सकता हूँ, पूरे परिवार को तो नहीं छुपा सकता ना। उन्होंने एक एक जो उनके परिवार वाले थे पहले उनको चिन्हित किया, उसके बाद एक एक करके जब मारना शुरू किया तो उन्हें जितने इन्वॉल्व थे उन सबको एलिमिनेट किया। एक दहशत डाल दी कि तुम करोगे तो हम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को उड़ा देंगे। बेहतर ये है कि अगर डायरेक्ट ऑल आउट वॉर के बदले हम जहां दहशत फैलाएं, उसके बाद उन्हीं के देश में या जहां भी ये अब काली करतूत करके छुपे हैं उनको उन्हीं की बिल में उनको मारें, उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा रहेगा। और ना केवल उन 4-5 को मारना है, देखो उनके हैंडलर्स कौन है। देखो ये तो गाजर मूली की तरह हैं, आप जितने प्यादों को मारोगे वो और पैदा हो जाएंगे। लेकिन जो इनके रिंग लीडर्स हैं, अगर आप उनको एलिमिनेट करोगे, मास्टर माइंड को जब करोगे, तो मास्टर माइंड्स के मन में दहशत आनी चाहिए। जब वो दहशत आती है तभी इसके ऊपर कंट्रोल आता। देखो ऐसा है कि यस, एक पॉजिटिव है कि मेजॉरिटी जो हैं, क्योंकि पिछले 6 साल से जो अमन के कारण एक टूरिज्म जो आ रहा था, उन्होंने जो एक खुशहाली देखी है तो वो नहीं चाहते। लेकिन फिर भी जो एक बैड एलिमेंट जो पहला जो चल रहे हैं, जो अगर मान लो अगर अभी इलेक्शन नहीं हुए होते और 4-5 साल और अगर ये प्रेसिडेंट रूल रहता तो ये भी एलिमिनेट हो जाते। तो ये जो अंडरग्राउंड जो इनके जो OGWs जो हैं, इनकी सपोर्ट तो थी। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि टेररिस्ट जो है वो लोकल सपोर्ट के बिना जी नहीं सकता। और लोकल सपोर्ट जो है वो एक जैसे मछली को पानी की तरह सपोर्ट करता है, ये उसी तरह से है। नहीं तो इतने अंदर आकर इस एरिया में सस्टेन करना नामुमकिन है। तो इसलिए अब जो हमारी जो एजेंसीज हैं वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट दिया है। और जब तक वो एलिमिनेट नहीं होंगे तब तक ये नहीं हो सकता। कहा भी जा रहा है कि 1500 लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखो चीज़ ये है कि अब वहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी अरेस्ट किए हैं, मतलब इंटेरोगेशन हो रही है, और इसमें सूनर और लेटर रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि मैंने बस अभी दाल मखनी चढ़ाई और 2 मिनट के बाद उतार दूं, तो नहीं हो सकता। टाइम लगता है, ये नूडल नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएंगे। दाल मखनी खानी है तो 2-4 घंटे आपको सब्र करना पड़ेगा। तो इसके लिए वील हैव टू वेट, बट यू विल फाइंड। मैं आपको एक चीज़ वेरी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, 2 पर्सनालिटीज़ के लिए। एक, आर्म फोर्सेस के ऊपर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि जब तक जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या आर्मी हो, वो जो कर रही हैं हमें उनके ऊपर पहले बात पूरा विश्वास होना चाहिए और उनको हमें 200% सपोर्ट करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे जब इजराइल ने हमास के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया तो वहाँ पे चाहे ऑपोजिशन हो या कुछ हो, उन्होंने 200% सपोर्ट नेतन्याहू को दिया कि भाई तुमने जो करना है, जैसे करना है, वी आर विद यू। पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, आज हमारी लीडरशिप जितनी स्ट्रांग है, ये पिछले 75 साल में ऐसी कभी नहीं थी। और इसलिए हमें उस लीडरशिप के ऊपर विश्वास होना चाहिए और हमें इस लीडरशिप को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आपकी जो भी पॉलिटिकल लीनिंग्स है उसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, देश को पहले देखो। आप आपस में इलेक्शन लड़ने के समय जो मर्जी उसको बोलो, आपको वो बोले, वो अलग बात है। पर इस समय ये जो 2 एंटिटीज़ हैं, इनको हमें 200% सपोर्ट दे। जहाँ ये जो जिस एरिया में ये हुआ है, जो मेरे को अभी इनपुट्स वगैरह मिले हैं, उसके हिसाब से वो ये है कि इस एरिया को
टूरिज्म के लिए अमरनाथ यात्रा के साथ लिंक करके खोला जाता था। अभी वो कहते हैं कि जो अभी 2 दिन पहले ही ये जो हादसा हुआ, उससे 2 दिन पहले ही इस एरिया को खोल दिया गया बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस लिए। नाउ देखो, को भी जानकारी हाँ, मतलब ये एक सबसे बड़ा एक चीज़ वो आ जाता है। नहीं तो हमारा जो जितने भी जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, वो एक ग्रिड फॉर्मेशन में होती है। जैसे कि आप अगर चेस के ब्लॉक्स देखो, तो वो ग्रिड बने हुए हैं, तो ग्रिड के अंदर काम हो जाता है। अब जो नियरेस्ट पोस्ट वहाँ पे थी। एक लास्ट सवाल सर मेरा आपसे यह है कि जिस तरह से इस पूरी घटना के बीच में हमने एक जो अच्छी चीज़ देखी कश्मीर को लेकर के, हमने देखा कि वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वो लोगों का साथ दिया। जो लोग वहाँ पे आए थे, पर्यटक आए थे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, उनके लिए फ्री सर्विसेज चलाई, लोगों ने अपने बाज़ार बंद किए। तो पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि पहली बार जो है कश्मीरी आम लोगों ने जो है वो देश के साथ खड़े नज़र आए, वो उन लोगों का पूरी तरह से जो है आतंकवाद के खिलाफ नज़र आए। तो इसे किस तरह से देखते हैं? आपका जो समय रहा, जो आपने बताया कि पीक मिलिटेंट था उस समय में और अब में आप कितना अंतर देखते हैं? बहुत फ़र्क है। उस समय देखो, जब 2001 का जो वो 20 महीने का जो टाइम था, क्योंकि उस समय बॉर्डर पे इतनी फायरिंग होती थी, क्योंकि मेरी ही ब्रांच ने रोज़ बिग बॉस को ब्रीफिंग देना होता था, तो मेरा G2 जो है वो सुबह 4 बजे से लग जाता था फायरिंग की रिपोर्ट लेते-लेते। कई बार उसको 7 बज जाते थे, जगह-जगह की फायरिंग की नोट करना। और जो इंटरनल होता था वो आरआर ग्रिड का होता था, और हमेशा कुछ ना कुछ गर्मी ही रहती थी। अब जो ये एक आप जो बता रहे हैं, मेजॉरिटी जो है उनका माइंडसेट चेंज कुछ हुआ है, लेकिन ये मत भूलो कि अभी भी एक तबका ऐसा है जिसने इसको सपोर्ट किया। अब और अगर ये सपोर्ट नहीं मिला होता तो ये इंसिडेंट नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखो हाइंडसाइट में हम कह रहे हैं कि अ, शायद एक ये जुडिशियल ओवररीच था, जो जब जुडिशरी ने हुक्मनामा दिया कि 30 सितंबर से पहले आपने इलेक्शन करनी है। देखो, जब तक 100% स्टेबिलिटी नहीं होती, आप अगर 90% पे छोड़ दोगे तो फिर दोबारा वो चीज़ उभर सकती है। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, सारी बातें आपने की है। तो इस तरह से मेजर कर्नल जो शम्मी सब्रवाल जी ने जिस तरह से बताया हमें कि इनके दौर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात थे, कहीं ना कहीं उसमें अब थोड़ा बदलाव तो आया है, और किस तरह से जो है आर्मी अपनी रणनीति बनाती है, और ख़ासतौर से जो हमारी लीडरशिप है उसकी क्या भूमिका होती है इस तरह की जो सिचुएशन होती है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कब तक सरकार का क्या कुछ इस पे एक्शन रहता है। हालांकि कुछ एक्शन जरूर सरकार ने लिए हैं, हालांकि जो मिलिट्री एक्शन है वो किस तरह से इस पे होता है, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।